So Bismillahirrahmanirrahim, I'm going to start with pleural effusion. This is second video of respiratory medicine. प्लूरल फ्यूजन क्या है? प्लूरल फ्यूजन ये है कि प्लूरल स्पेस जो कि मैं बताती हूँ ये होते हैं ना लंग्स। लंग्स की साइडों के ऊपर ना दो लेयर्स होती हैं, एक होती है पैराइटल फ्लोरा और एक होती है विसरल फ्लोरा। पैराइटल जो होती है वो बाइल लेयर होती है, विसरल जो होती है वो इनर वाली लेयर होती है। इन दोनों के में होते हैं स्पेस, इसको हम कहते हैं प्लूरल स्पेस। प्लूरल स्पेस के अंदर जब कोई फ्लूइड अकोमोडेट करेगा उसको कहते हैं प्लूरल फ्लूइड। दिस कुड बी अ ब्लड, दिस कुड बी अ लिम्फेटिक। ब्लड होगा तो हिमोथोरैक्स कहेंगे इसको, और अगर जो है वो काइल होगा यहाँ पे लिम्फ होगा तो इसको काइलोथोरैक्स कहेंगे। अगर जो दोनों मिक्स होंगे तो इसको इम्पाइमा कहेंगे। पास अकोमोडेट होगी पास ब्लड काइल तो इसको इम्पाइमा कहेंगे। अगर खाता फ्लूइड होगा तो उसको हम प्लूरल इफ्यूजन कहेंगे। प्लूरल इफ्यूजन ट्रांसुडेटिव भी हो सकती है, ट्रांसुडेटिव किन केसेस के अंदर होंगी? कार्डिक, लिवर, रीनल डिजीज के अंदर। और इसके अलावा जो है वो एक्सुडेटिव भी हो सकती है। एक्सुडेटिव किन कंडीशन के अंदर होगी? जिनके अंदर प्लूरा डैमेज होगी या फिर लंग इंजरी होगी। क्लिनिकल असेसमेंट क्या करेंगे? क्लिनिकल असेसमेंट में साइन सिम्टम्स क्या आएंगे? पेन और इंस्पायरेशन या फिर कफिंग, खांसते हुए, सांस लेते हुए दर्द होगी। इसके अलावा प्लूरिसी का साइन कि दोनों जब लेयर्स आपस में रब करती हैं तो उसकी वजह से जो है वो प्लूरल रब आएगी ऑस्कल्टेशन के ऊपर। इसके बाद हम इसको इन्वेस्टिगेट कैसे करेंगे? इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए हम रेडियोलॉजी भी जाएंगे, चेस्ट एक्सरे कराएंगे, इरेक्ट पीए व्यू। इसके अंदर हमारे पास कॉस्टोफ्रेनिक जो एंगल है उसकी जो है ब्लंटिंग होगी, कॉस्टोफ्रेनिक एंगल की ब्लंटिंग होगी। और फ्लूइड जो है वो लेटरल साइड पे चेस्ट में अकोमोडेट करेगा। 200 ml ऑफ फ्लूइड जब अकोमोडेट करेगा तो उसके साथ वो जो है वो डायरेक्ट हो सकता है पल्मोनरी पीए व्यू चेस्ट एक्सरे के ऊपर। अब अगर चेस्ट एक्सरे के ऊपर नहीं आ रहा फ्लूइड तो हम क्या करेंगे? सीटी स्कैन कराएंगे। सीटी स्कैन जो है वो मजीद इसको डिटेल से दिखाएगा। इसके अलावा अब फ्लूइड अगर उस फ्लूइड को हम एक्सपायर करेंगे या उस जो भी एरिया, मतलब अगर कोई लंग डिजीज है तो वो पैची इन्फिल्ट्रेट की वजह से फ्लूइड वगैरह अगर कोई बन रहा है कोई कैंसर की वजह से, टीबी की वजह से, तो हमारे पास हम उस एरिया की ब्रोंकोस्कोपी करके उसमें से बायोप्सी लेंगे। वो बायोप्सी ले सकते हैं, वो बायोप्सी अल्ट्रासाउंड गाइडेड भी ले सकते हैं, सीटी गाइडेड भी ले सकते हैं। इसके अलावा एडीए का लेवल में ये करा सकते हैं, एडिनोसिन डीएमाइनेज। एडिनोसिन डीएमाइनेज का लेवल जो है वो डायग्नोस्टिक होता है पल्मोनरी टीबी के लिए। अब अगर ब्लड आ रहा है तो इसका मतलब हीमोथोरैक्स है। इस तरह की चीज़ें जो हैं हम करके तो देख सकते हैं कि ये हीमोथोरैक्स है, काइलोथोरैक्स है, नीमोथोरैक्स है, एम्पाइमा है, निमोनी प्लूरल इफ्यूजन है। मैनेजमेंट क्या करेंगे? थेराप्यूटिक एस्पायरेशन, अगर जो है वो फ्लूइड बढ़ता जा रहा है, ब्रेथलेसनेस बहुत ज़्यादा है तो 1.5 लीटर से ज़्यादा हम फ्लूइड रिमूव कर सकते हैं। और ये जो है, लेकिन इस बात को भी देखना है हमें दोबारा से ऊपर इफ्यूजन ना हो जाए। इफ्यूजन शुड नेवर बी ड्रेन टू ड्राइनेस बिफोर एस्टैब्लिशिंग अ डायग्नोसिस। डायग्नोसिस बनाने से पहले इफ्यूजन को सारा एस्पायरेट नहीं करना, क्योंकि हमने बायोप्सी भी लेनी है और बायोप्सी लेके फिर जो है वो बायोप्सी लेने तक दोबारा फ्लूइड अकोमोडेट कर जाएगा अगर जो है ऐसी कोई कंडीशन हुई, जैसे कि हार्ट फेलियर, नमूनिया, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, सबक्लिनिक एब्सेस। इनके अंदर जो है जब तक ये रिजॉल्व नहीं करेंगे तब तक इफ्यूजन जो है वो रिजॉल्व नहीं करेगी। अगर हम फ्लूइड निकालेंगे तो मजीद फ्लूइड आ जाएगा। प्लूरल इफ्यूजन इन नमूनिया, टीबी, मेलिग्नेंसी कैसे डील करेंगे वो हम आगे देखेंगे। इसकी मैनेजमेंट डिस्कस होगी फर्दर जो टॉपिक आ गया लाइक नमूनिया के अंदर, टीबी के अंदर। एम्पाइमा क्या होता है? एम्पाइमा क्या है? कलेक्शन ऑफ पस विद इन द प्लूरल स्पेस। अब इसके अंदर माइक्रोस्कोपिकली जब हम देखते हैं तो न्यूट्रोफिल्स होते हैं, ल्यूकोसाइट्स होते हैं लार्जर नंबर में बैक्टीरिया की वजह से। फिर बैक्टीरिया को हम ब्रांच स्टेन करेंगे, उससे हम देखेंगे कौन सा बैक्टीरिया है, फिर उसके मुताबिक जो है हम इसको एंटीबायोटिक से ट्रीटमेंट देंगे। माइक्रोस्कोपिकली प्लूरल सरफेस के ऊपर जो है वो इन्फ्लेमेटरी एक्सीडेंट होता है, ये पस जो है वो प्रेशर देती है जिसकी वजह से हमारे पास इनएडिक्वेट ट्रीटमेंट अगर हम करेंगे, यहाँ प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लिया जाएगा तो ब्रोंकस जो है वो रप्चर कर सकता है, ब्रोंको प्लूरल फिस्टुला बन सकता है, यानी ब्रोंकाई का और प्लूरल का, और पायोनिमोथोरैक्स के अंदर ये कन्वर्ट हो सकता है। क्लिनिकल असेसमेंट में हम देखेंगे कि एंटी माइक्रोबियल अप्रोप्रिएट देनी है हमने। इन्वेस्टिगेशन के लिए चेस्ट एक्सरे कराएंगे। चेस्ट एक्सरे के अंदर इम्पाइमा अगर है तो वो डी शेप शेडो बनाएगा अगेंस्ट द चेस्ट वॉल। कैसे? जैसे चेस्ट वॉल है तो यहाँ पे डी शेप शेडो इसका बनेगा। अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं इसके अलावा पोजीशन ऑफ फ्लूइड को देखने के लिए, प्लूरल थिकनेस को देखने के लिए। सीटी कर सकते हैं लंग पैरेन्काइमा या मेजर ब्रोंकाई की प्रेजेंस चेक करने के लिए। अल्ट्रासाउंड और सीटी गाइडेड एस्पायरेशन कर सकते हैं बस की, और एलडीएच वगैरह करा सकते हैं। एलडीएच जो है वो 1000 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर से जो है वो ज़्यादा होगा, और पीएच जो है वो लेस देन 7.2 होगी। और बैक्टीरियल कल्चर अगर नेगेटिव है फिर क्या करेंगे? ट्यूबरकुलस और नॉन ट्यूबरकुलस को डिफरेंशिएट किया जाएगा और उसके मुताबिक जो है वो ट्रीटमेंट होगी। इम्पाइमा अगर इम्पाइमा विल हील अगर सिर्फ इन्फेक्शन इरेडिकेट जो हम कर देंगे तो इम्पाइमा जो है वो सेटल डाउन हो जाएगा। लेकिन लेकिन इसके लिए हमें पस को भी ड्रेन करना पड़ेगा। पस को ड्रेन करने के लिए हमें वाइड बोर इंटरकॉस्टल ट्यूब डालेंगे डिपेंडेंट जहाँ पे सबसे ज़्यादा पस है, और उससे जो है हम पस को वहाँ से ड्रेन करेंगे और फ्लश करके नॉर्मल सलाइन से फ्लश करके 20 ml, तब हम उसको मजीद ड्रेन करेंगे और एंटीबायोटिक्स देंगे
अगर क्लिनिकली नेसेसरी है। और एंटीबायोटिक्स के अंदर हमारे पास क्या आएगा, कोमोक्सिक्लेव 1.2 मिलीग्राम हो सकती है। एम्पेरिकल ट्रीटमेंट जब तक देना है तब तक कल्चर नहीं आता, मेट्रोनिडाजोल सेफोरेक्साइन यूज हो सकता है। इसके बाद जो हम कल्चर वगैरह कर देंगे तो हम जो है उसके मुताबिक भी एंटीबायोटिक दे सकते हैं, और दे सकते नहीं मतलब देंगे। Empyema can be successfully treated with the combination of antibiotics and pleural drainage, यानी कि ये दोनों काम जब करेंगे तब एम्पायमा से ट्रीट होगा। अगर इन दोनों में से चीज़ का फेलियर होगा तो हमें सर्जिकल इंटरवेंशन की तरफ जाना पड़ेगा, या फिर कैविटी से जो पस है वो लीक करेगी, एडहेजन्स बनेंगे वहाँ पे, फिर वहाँ से लंग को रिमूव करना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारे पास रेस्पिरेटरी फेलियर। रेस्पिरेटरी फेलियर के अंदर हमारे पास जो है दो चीज़ें आ जाती हैं, दो टाइप आ जाती हैं, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 के अंदर हमारे पास ये होता है कि हाइपोक्सीमिया होता है। रेस्पिरेटरी फेलियर के हमारे पास दो टाइप्स हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की बेस पे। अगर जो है वो खाली पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो कम है तो टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर है। लेकिन अगर जो ऑक्सीजन कम होने के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी बॉडी में रिटेन करना शुरू हो गया है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया, तो टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर है। जब हमारे पास कोई भी डिजीज लंग की वेंटिलेशन को इम्पेयर करेगी, लाइक एस्मा, निमोनिया, सीओपीडी, तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के अंदर बढ़ना शुरू हो जाएगी और ये लीड कर सकती है टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर को। और टाइप 1 जो है वो ऑक्सीजनेशन की कमी की वजह से होगा, रेस्पिरेटरी सेंटर डिप्रेस हो जाए, इस तरह की चीज़ों से। ये अब हमारे फिर से बीच में प्लूरल इफ्यूजन की कॉज आ गई है। प्लूरल इफ्यूजन टीबी की वजह से हो सकते हैं, किसी मैलिग्नेंट डिजीज की वजह से हो सकती है, कार्डिक फेलियर, पल्मोनरी इंफाक्शन, हेपेटाइटिस डिजीज, एसएलई, एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस और ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ थोरैसिक डक्ट यानी कि काइलोथोरैक्स। काइलोथोरैक्स में मिल्की व्हाइट जो है वो अपीयरेंस होगी फ्लूइड की, काइल होगा, और इसमें कोई सेल वेल का कोई चक्कर नहीं है, काइलोमाइक्रोन्स जो हैं वो ज्यादा होंगे। टीबी के अंदर हमारे पास सीरस इफ्यूजन होगी, एम्बर कलर यानी कि मरून सा कलर का फ्लूइड होगा, एक्सुडेटिव होगा, लिम्फोसाइट्स रिच होगा, और इसमें हम ट्यूबरकुलिन टेस्ट वगैरह जब हम करेंगे और एडीए जो एंजाइम हमने पढ़ा था वो रेज्ड होगा, प्लूरल बायोप्सी पॉजिटिव होगी टीबी के लिए। मैलिग्नेंट डिजीज के अंदर जो है वो ब्लड स्टेन जो है वो फ्लूइड होगा, एक्सुडेटिव होगा, इसके अंदर जो है वो लिम्फोसाइट्स ज्यादा होंगे, मैलिग्नेंट सेल्स का क्लम्प भी मिल सकता है, पॉजिटिव प्लूरल बायोप्सी हो सकती है। इसके अलावा मैलिग्नेंसी के एविडेंस होंगे लाइक वेट लॉस और कैकेक्सिया, ये चीजें जो होती हैं, जो चीजें एनोरेक्सिया, कैकेक्सिया, ये चीजें जो होती हैं मैलिग्नेंसी को शो करने वाली। सीरस या स्ट्रॉ कलर फ्लूइड होगा इन कार्डिक फेलियर, ट्रांसुडेटिव फ्लूइड होगा, सिरोजल सेल्स हो सकते हैं। कार्डिक फेलियर के दूसरे साइंस होंगे जैसे कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, पीडल एडिमा, रेज्ड एवीपी, एलिवेटेड और ऑर्थोपनिया, पीएनडी, इस तरह के सिम्टम्स आएंगे। पल्मोनरी इंफाक्शन के अंदर हमारे पास सीरस या फिर ब्लडी जो है वो फ्लूइड होगा, एक्सुडेटिव हो सकता है, एक्सुडेटिव होगा, ट्रांसुडेटिव हो सकता है। इसके अंदर आरबीसीज आएंगे इंफाक्शन के अंदर, और इसमें हमें एम्बुलेंस का कोई साइन मिलेगा, पल्मोनरी एम्बोलिज्म का कोई साइन मिलेगा, डीवीटी वीनस थ्रोम्बोसिस मिल सकती है। रिमोटाइड के अंदर जो है वो सीरस या टर्बिड होगा अगर क्रॉनिक है, एक्सुडेटेड फ्लूइड होगा, लिम्फोसाइट रिच होगा, कभी कभी पोलीमॉर्फ भी मिल सकते हैं, इनके न्यूट्रोफिल्स, रिमोटाइड फैक्टर पॉजिटिव होगा, एंटीसीसी भी पॉजिटिव होगा। एसएलई के अंदर हमारे पास सीरस फ्लूइड आएगा, एक्सोडेटिव होगा और लिम्फोसाइट रिच होगा। इसके अलावा एसएलई के जो दूसरे फीचर होते हैं लाइक बटरफ्लाई रैश, एएनए, एंटी डीएनए पॉजिटिव, एंटी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पॉजिटिव, और डिफरेंट जो होते हैं ओरल अल्सर, रीनल इंपेयरमेंट, वो सारी चीजें आएंगी। और ऑब्स्ट्रक्टिव में एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस में सीरस या ब्लडी स्टेन होगा, एक्सोडेटिव होगा, इसमें हाई एमाइलेज होगा। लाइट्स क्राइटेरिया होता है कि प्लूरल फ्लूइड का जो है वो ट्रांसुडेटिव है या एक्सुडेटिव है। अगर जो हमारे पास प्रोटीन फ्लूइड प्लूरल फ्लूइड प्रोटीन टू सीरम प्रोटीन रेशो 0.5 से ज्यादा हो, प्लूरल फ्लूइड एलडीएच टू सीरम एलडीएच रेशो 0.6 से ज्यादा हो, और प्लूरल फ्लूइड एलडीएच टू अपर टू थर्ड ऑफ जो अपर लिमिट है नॉर्मल सीरम एलडीएच की उससे 2/3 टाइम ज्यादा हो, तब ये हमारे पास जो है ट्रांसुडेटिव फ्लूइड होगा। लेकिन अगर इसका ऑपोजिट होगा तो वो एक्सुडेटिव फ्लूइड होगा जब ये चीजें होंगी प्लूरल प्रोटीन एलडीएच और की रेशो सीरम से 0.5 और 0.6 टाइम ज्यादा होगी, प्लूरल फ्लूइड एलडीएच 2/3 ऑफ अपर लिमिट ऑफ एलडीएच ऑफ द सीरम उससे ज्यादा होगा, तो ये एक्सुडेटिव फ्लूइड है, वरना जो है वो ट्रांसुडेटिव फ्लूइड होगा। इम्पाइमा के अंदर क्या फीचर्स आएंगे, फीवर हो सकता है हाई, और रेमिटेंट, टाइगर, स्वेटिंग, मलेज, वेट लॉस वगैरह हो सकता है, प्लूरल पेन हो सकती है उसके साथ। अब हम पढ़ जो रहे थे रेस्पिरेटरी फेलियर, उसको कंटिन्यू करें। रेस्पिरेटरी फेलियर के अंदर हमारे पास जो है ब्लड के अंदर हाइपोक्सिया भी हो सकता है विद नॉर्मोकैप्निया, यानी कि नॉर्मल कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर, इसको हम टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर कहेंगे। इसके अलावा हमारे पास हाइपोक्सिया विद हाइपरकैप्निया हो सकता है, इसको हम टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर कहेंगे, यानी कि ब्लड का ऑक्सीजन लेवल कम है और कार्बन डाइऑक्साइड लेवल ज्यादा है। ये जो है हमारे पास न्यूरोमस्कुलर मैकेनिज्म ऑफ वेंटिलेशन के फेलियर की वजह से होगा। टाइप 2 जो है वो इमरजेंसी कंडीशन है, इमरजेंसी इंटरवेंशन इसके लिए चाहिए हमारे पास। और डिपेंडिंग के कैसी ऑक्सीजन सेचुरेशन है, ऑक्सीजन एल्विलाई के अंदर जा रही है नहीं जा रही, या फिर टाइप 2 वगैरह है या टाइप 1 है, इसको देख के कॉज को देख के तो हम हेमलिश मैन्यूवर कर सकते हैं, इमीडिएट इंटुबेशन, इमरजेंसी ट्रैकियोस्टमी कर सकते हैं।
अगर जो है ये जनरलाइज़्ड है सीओपीडी, अस्थमा वगैरह की वजह से, टेंशन, न्यूमोथोरैक्स की वजह से, तो ऑक्सीजन प्रोब वगैरह लगा के तो ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन से हम ऑक्सीजन की सैचुरेशन बेहतर कर सकते हैं। अब एक पेशेंट है जैसे उसकी ट्रेकिया जो है वो डेविएटेड है और साइलेंट एक साइड से चेस्ट है, तो इसका मतलब है उसको टेंशन न्यूमोथोरैक्स है, तो उसको हम चेस्ट ड्रेनेज या नीडल थोरैकोस्टमी करके जो है उससे उसको रिलीव कर सकते हैं रेस्पिरेटरी फेलियर को उसके। अगर उसको एसिडोसिस वगैरह हो रही है तो हम उसको बाइकार्ब्स वगैरह दे के उसके एबीजीज़ को मेंटेन कर सकते हैं, उसकी एसिडोसिस को कम कर सकते हैं। इसके अलावा टाइप 2 वाले जो पेशेंट है, टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर के पेशेंट जो हैं, उनके अंदर हम जो है सेडेटिव क्यों हो सकता है कि उनको अंदर कार्बन डाइऑक्साइड नार्कोस कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो, कोई बर्न एरिया वाली जगह से आए हों, न्यूरोलॉजिकल ड्राइव मतलब हेड इंजरी वगैरह हो, तो हमारे पास जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के अंदर रिटेन हो रही हो। अगर तो पॉइज़निंग वगैरह के केस की वजह से तो उसको हम एंटीडोट देंगे और इनको फौरी नॉट डिलेड इंटुबेशन फौरी इंट्यूबेट करेंगे और मैकेनिकल वेंटिलेटर पे डाल अच्छा जी, अब कुछ हैं जो क्रॉनिक होते हैं टाइप 2 फेलियर जैसे सीओपीडी वाले या फिर एक्यूट ऑन क्रॉनिक यानी एक्यूट एक्सर्बेशन ऑफ सीओपीडी या अस्थमा। इनके इन केसेस के अंदर हम क्या करेंगे इन केसेस के अंदर हम उसकी मैनेजमेंट के अंदर उसका पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 52 से ज़्यादा रखने की कोशिश करेंगे, उसकी एसिडोसिस को रिवर्स करेंगे और अगर जो है वो उसका हाइपरकैप्निया वर्सन कर रहा है तो उसको वही इंट्यूबेट और वो करेंगे, वेंटिलेट। नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन की तरफ जाएँगे एक्सर्बेशन के केसेस टाइप 1 के अंदर हमारे पास जो है वो बाइकार्बोनेट रेज़ करेंगे हाइड्रोजन आयन रेज़ करेंगे, क्रॉनिक के अंदर कुछ भी हो सकता है, रेज़ भी कर सकते हैं, कम नॉर्मल भी हो सकते हैं। टाइप बाइकार्बोनेट एक्यूट टाइप 2 के अंदर जो हैं वो नॉर्मल रह सकते हैं, क्रॉनिक के अंदर बढ़ सकते हैं। जबकि टाइप 1 के अंदर जो है हमारे पास बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन आयन जो है वो नॉर्मल रहेंगे। कॉजेज़ क्या हो सकते हैं? टाइप 1 की अस्थमा, सीओपीडी, लंग फाइब्रोसिस, पल्मोनरी एडिमा, निमोनिया, लोबार कोलैप्स, एआरडीएस। टाइप 2 में एक्यूट सेवेयर asthma, acute exacerbation of COPD, sleep apnea, kyphoscoliosis, narcotic drugs, hypoventilation, flail chest injury, इस तरह की चीज़ें जो आ जाएँगी। अब एक पेशेंट है जो क्रॉनिकली अस्थमा का पेशेंट है, तो उसको जो है वो लॉन्ग टर्म रेस्पिरेटरी फेलियर हुआ है स्पाइनल डिफॉर्मिटी की वजह से या न्यूरोमस्कुलर डिजीज़ की वजह से या फिर सेंट्रल एल्वियोलर हाइपोवेंटिलेशन की वजह से एडवांस लंग डिजीज़ है उस पेशेंट को सीओपीडी, सिस्टिक फाइब्रोसिस तो उसको जो है हम नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटरी सपोर्ट देंगे होम के लिए। उसके एबीजीज़ मॉनिटर किए जाएँगे, उसकी स्लीप स्टडीज़ की जाएँगी और उसको जो है ऑक्सीजन सिलेंडर उसको घर में रखना पड़ेगा, ठीक है? मॉर्निंग हेडेक हो सकता है उसको एलिवेटेड कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेशर की वजह से। लंग ट्रांसप्लांटेशन जो है वो एस्टेब्लिश ट्रीटमेंट है एडवांस लंग डिजीज़ का। सिंगल लंग ट्रांसप्लांटेशन भी हो सकता है सिलेक्टेड पेशेंट लाइक एम्फिज़िमा और लंग फाइब्रोसिस के पेशेंट और ये कंट्राइंडिकेटेड है जिनके अंदर बायलैटरल इन्फेक्शंस हों, सिस्टिक फाइब्रोसिस हो, ब्रोंकिएक्टिस हो, बायलैटरल साइट को इफेक्ट कर रही हो। इसके अलावा कंबाइंड हार्ट लंग ट्रांसप्लांटेशन भी हो सकता है एडवांस कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ लाइक एज़न-मेंजर सिंड्रोम वगैरह के अंदर। और प्रोग्नोसिस इसका जो है वो हमारे पास अभी डेवलप हो रहा है विद मॉडर्न इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स के इम्यूनोसप्रेशन सप्रेसेंट्स दे के तो लंग ट्रांसप्लांट कर लिया जाए।